प्रैक्टिकली ऐसा होता है। जैसे रेलवे लाइन जो बिछा हुआ है, जो पटरी वगैरह बिछा हुआ है, उसका टेम्परेचर गर्मी के दिन में, दोपहर का टाइम है और एकदम तपती दोपहरी में धूप डायरेक्ट पड़ रहा है, तो उस समय सड़क को या रेल के पटरी को अगर हाथ लगाओगे ना तो हाथ जल सकता है, इतना गर्म है, तुम पकड़ नहीं पाओगे। हम लोग बोलते हैं कि अरे टेम्परेचर तो 40 डिग्री, गर्मी में टेम्परेचर कितना हो गया, 40 डिग्री, 45 डिग्री। 45 डिग्री की चीज़ को हाथ लगाएंगे तो ऐसा नहीं हाथ जल जाएगा। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर 45 डिग्री है, मतलब वो सराउंडिंग का, एटमॉस्फियर का टेम्परेचर 40-45 डिग्री है। सड़क पे पड़ा हुआ कोई ऑब्जेक्ट जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो हो सकता है उस समय 70-80 डिग्री पर हो, उससे बहुत डबल टेम्परेचर पे हो सकता है। वही कैलोरीमेट्री वाला बात, हीट पड़ा जल्दी से गर्म हो गया। और ठंड के टाइम पे, जनवरी का टाइम है, तो हो सकता है कि उसका टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास हो, 10 डिग्री 15 डिग्री, ठंडा भी जल्दी होगा। तो सर्दी और गर्मी के पीक में उस मेटालिक ऑब्जेक्ट का, जो कि बाहर ओपन में पड़ा हुआ है, जो रेल का पटरी है, उसमें 60-70 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आना, उसमें आके कोई गर्म नहीं कर रहा उसको, लेकिन 60-70 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आना एकदम नॉर्मल बात है, आम बात है। इवन इन अ डे, गर्मी का टाइम है, दोपहर के 1-2 बजे एकदम धूप पड़ रहा है, उसका टेम्परेचर 70 डिग्री पहुंच गया, और रात में ठंडक में 25 डिग्री है, 30 डिग्री है, यहीं पर 40 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। तो देखते हैं इससे कितना चेंज आ सकता है। तो हम लोग को निकालना है चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल का वैल्यू बताना है। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी। एल का वैल्यू हो गया 1, हम इसको सेंटीमीटर्स में रख देते हैं, 100 सेंटीमीटर। अल्फा का वैल्यू 10⁻⁵, और डेल्टा टी जो है वो 50 है। तो डेल्टा एल कितना हो गया, 5 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर। मिलीमीटर में देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो ये 0.5 मिलीमीटर। 1 मीटर में 0.5 मिलीमीटर का चेंज आया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत नेग्लिजिबल चेंज है। अब एक एक स्लैब जो होता है ना, रेलवे पटरी में जो बिछाया जा रहा है, एक स्लैब, मान लो उस एक स्लैब का लेंथ ऐसे ही कुछ अंदाजन मान लेते हैं 20 मीटर। अगर 20 मीटर के आसपास भी है, 20 मीटर्स का स्लैब है, तो 20 मीटर के स्लैब में कितने का चेंज आ जाएगा, इसको इंटू 20 कर दें तो 10 mm, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर का, इंटू इसको 20 कर दिए। 1 मीटर में इतने का चेंज आया, तो 20 मीटर का अगर स्लैब होता तो कितने का, तो 1 सेंटीमीटर का चेंज उसमें आ जाता। अब 1 सेंटीमीटर का चेंज ठीक ठाक है। ऐसा अगर 20 मीटर की जगह 100 मीटर वाला ऑब्जेक्ट होता तो उसमें 5 सेंटीमीटर का चेंज आएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होते जा रहा है, वैसे वैसे चेंज सिग्निफिकेंट दिखने लग गया। भले ही उसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन ये लेंथ अब सिग्निफिकेंट हो चुका है। अब सोचो पटरी में 1 सेंटीमीटर का बढ़ने का उसको स्पेस चाहिए, और अगर वो स्पेस ना दिया जाए तो वो एकदम धकेल रहा होगा दूसरे पटरी को, दोनों एक दूसरे को धकेल रहा होगा, जिससे कि डैमेज होने का संभावना है। इसको अभी आगे हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे थर्मल स्ट्रेस के नाम से। तो खैर, हम लोग प्रैक्टिकली समझे कि कितना चेंज आता है। 1 मीटर में ये चेंज हमको नेग्लिजिबल दिख रहा है कि अरे 0.5 मिलीमीटर का चेंज है। तो जैसे अगर हम लोग, अगर तुम कभी कपड़ा खरीदने गए होगे, कपड़ा मतलब रेडीमेड नहीं, कपड़ा लेके हम लोग सिलवाते हैं ना, तो वो लोग एक मीटर स्केल रखते हैं लोहे का, ठीक है, लोहे का मीटर स्केल रखे, उससे कपड़ा नापा जाता है। तुम पैंट का कपड़ा या शर्ट का कपड़ा खरीदे तो उससे नापा जाता है, लोहे का होता है वो। तो गर्मी और ठंड के दिन में उस मीटर स्केल में, 1 मीटर का लगभग स्केल रहता है, तो इस डेटा के हिसाब से उसमें कितने का चेंज आ रहा होगा, 0.5 मिलीमीटर का। मतलब
कोई अगर गर्मी में खरीदेगा तो गर्मी में खरीदने में उसको ज़्यादा कपड़ा मिलेगा। सर्दी में जितना भी मिल रहा था ठंड के टाइम पे, गर्मी में क्योंकि अब वो स्केल थोड़ा सा बड़ा हो चुका होगा तो ज़्यादा कपड़ा ना पाएगा 1 मीटर में। लेकिन वो ज़्यादा कितना है? नेग्लिजिबल। जैसे किसी को अगर कई लोग होते हैं कि डीजल पेट्रोल वगैरह भराना होता है ना तो रात में ही भराते हैं, है ना। ये हम देखें कई लोगों का नियम होता है, मतलब बहुत रेयर है ऐसा, लेकिन कई लोग इसको फॉलो करते हैं। तो जब हम रीज़न जानने का कोशिश किए तो हमको समझ में आया कि रीज़न इज़ थर्मल एक्सपेंशन। हालांकि बहुत शॉकिंग था। रात में भराने का फंडा, तुमको डीजल या पेट्रोल जो है ना वो वजन के हिसाब से नहीं मिलता, वो तुमको वॉल्यूम के हिसाब से, लीटर के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम नापा जा रहा है ना, तो अगर डेंसिटी कम हो गया तो तुमको एक्चुअली में वॉल्यूम 1 लीटर में कम मास आएगा, कम तुमको डीजल पेट्रोल मिलेगा। और अगर वॉल्यूम डेंसिटी अगर ज़्यादा है ना, डेंसिटी ज़्यादा है तो सेम वॉल्यूम में तुमको ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा मास डीजल पेट्रोल का मिल रहा होगा। तो रात के टाइम पर क्या है, टेम्परेचर कम है तो जो भी चीज़ है मटेरियल वो सिकुड़ा हुआ है मतलब डेंसिटी उसका ज़्यादा है। रात के टाइम पे डीजल पेट्रोल का डेंसिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डे टाइम। इससे क्या होगा, इससे तुमको सेम वॉल्यूम में ज़्यादा मास मिलेगा और तुम साल भर में हो सकता है 1-2 रुपये बचा लो। तो मतलब ये फंडा है, हालांकि इससे नेग्लिजिबल फ़र्क पड़ने वाला, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट है। लेकिन एक बात तो है कि हाँ, जरा सा नेग्लिजिबल फ़र्क ही सही, कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क तो पड़ ही रहा है। बात समझ में आया क्या? तो ये है प्रैक्टिकल चेंज। 1 मीटर के ऑब्जेक्ट में 0.5 mm का चेंज है, जो कि एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक रॉड है L लेंथ का, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ये वेरिएबल है। अल्फा इक्वल्स टू AX प्लस B, इस तरह से वैरी कर रहा है। ये x इक्वल टू 0। फाइंड चेंज इन लेंथ when temperature is increased by delta T. Change in length when temperature is increased by delta T. ठीक है। अब क्या है कि अल्फा वैरी कर रहा है, पूरे रॉड के लिए अल्फा सेम नहीं है। तो अब चेंज इन लेंथ निकालना है तो अब हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हर एक के लिए अल्फा अलग अलग है। तो अब हम क्या करें, यहां से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा रॉड लिए dx, इसके लिए अल्फा ये है। तो इस छोटे से रॉड में जो चेंज आएगा d ऑफ डेल्टा L, डेल्टा L पूरे रॉड का चेंज इन लेंथ, तो उस छोटे से एलिमेंट का dx में कितने का चेंज आया, d ऑफ डेल्टा L। तो चेंज इन लेंथ कितना होता है, L अल्फा डेल्टा T, L अल्फा डेल्टा T। तो L यहां पर क्या है, कितने पोर्शन का हम लोग बात कर रहे हैं, अपना रॉड इस समय अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है dx लेंथ का रॉड। तो लेंथ ऑफ द रॉड जो है वो dx, तो ये हो गया L अल्फा और टेम्परेचर चेंज आया डेल्टा T। तो d ऑफ डेल्टा L, अल्फा का वैल्यू है ax प्लस b इंटू डेल्टा T इंटू dx। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो टोटल चेंज इन लेंथ आ जाएगा। तो डेल्टा L इज डेल्टा T इंटीग्रल
ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर L तक। तो डेल्टा L का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा टी ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स। सो चेंज इन लेंथ इज डेल्टा टी इंटू ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल। ये चेंज इन लेंथ का एक्सप्रेशन आ गया विथ चेंज इन टेम्परेचर। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का इफेक्ट किन चीज़ों पर पड़ सकता है? बहुत चीज़ है, हम लोग कुछ चीज़ों पर बात करते हैं। जैसे फर्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। अब सपोज ये जो वायर है ये एक मेटालिक वायर है, तो टेम्परेचर चेंज होने पर यहाँ पर इस वायर के लेंथ में चेंज आएगा, और वायर के लेंथ में चेंज आएगा तो सीधा सीधा टाइम पीरियड में चेंज दिखेगा। अब यहाँ पर हम लोग T जो है वो टाइम पीरियड के लिए सिंबल यूज कर लिए हैं, तो टेम्परेचर के लिए हम थीटा यूज कर ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। थीटा इज फॉर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ T जो है वो टाइम पीरियड के लिए। तो अब चेंज देखना है तो लेंथ चेंज होगा टेम्परेचर चेंज के साथ, इसलिए टाइम पीरियड चेंज होगा। तो वो एरर वाला फॉर्मूला डेल्टा टी बाई टी, एल का पावर हाफ है तो हाफ टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, एंड डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इज एल अल्फा डेल्टा टी लिखते हैं तो हम लोग डेल्टा थीटा लिख देंगे। तो डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू अल्फा डेल्टा थीटा, तो डेल्टा टी बाई टी इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, इतना टाइम में चेंज आएगा। तो अब इसमें जो सवाल पूछ सकता है वो मतलब कुछ इस तरीके से, पहले ये समझ लो ये एक्सप्रेशन क्या है। डेल्टा टी बाई टी क्या दे रहा है? फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, मतलब चेंज इन टाइम पर सेकेंड। कोई बोले कि एक टाइम पीरियड में कितने का चेंज आया, तो डेल्टा टी इज, ये टी को उठाकर इधर ले जाओ, जो भी है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। एक सेकंड में चेंज डेल्टा टी का आ रहा था, एक सेकंड में चेंज इतने का आ रहा था, तो टी टाइम में कितने का आएगा? टी इंटू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो एक टाइम पीरियड में कितना टाइम बढ़ गया या घट गया, तो वो डेल्टा टी है। एक सेकंड में कितना टाइम बढ़ गया या घट गया, तो डेल्टा टी बाई टी। एक टाइम पीरियड में कितना टाइम बढ़ गया या घट गया, तो डेल्टा टी। अब वो क्या बोलेगा कि टाइम, क्वेश्चन में जो वर्ड यूज करेगा टाइम लूज कर रहा है और टाइम गेन कर रहा है। अगर पेंडुलम फास्ट चलता है नॉर्मल उसके ऑसिलेटरी मोशन से, है ना, जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है, मतलब टाइम पीरियड अगर कम हो गया है तो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, तो क्वेश्चन में लिखेगा कि टाइम गेन कर रहा है ना। तो टाइम गेन करने का मतलब है कि टाइम पीरियड घट गया है, लेंथ जो है वो छोटा हो गया है। और टाइम लूज करने का मतलब, टाइम लूज करने का मतलब ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बढ़ गया है ना, एक ऑसिलेशन अब ज़्यादा टाइम में हो रहा है, तो टाइम लूज करेगा। तो ऐसा कब होगा? जब लेंथ बढ़ जाएगा तब। तो ये ध्यान रखना। तो पूछेगा कि एक दिन में कितना टाइम लूज या गेन, ऐसा एक पेंडुलम है
जिसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, तो एक दिन में कितना टाइम लूज या गेन करेगा। तो 1 सेकेंड में इतना टाइम लूज या गेन कर रहा है, इट ऑल डिपेंड्स कि टेम्परेचर बढ़ा है कि घटा है। तो इतना गेन या लॉस कितने में हो रहा है, 1 सेकेंड में। तो एक दिन में कितना समय होता है, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स इंटू 3600, तो ये पूरा सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो चेंज आ रहा है वो पूछा जा सकता है। तो ये हुआ टेम्परेचर चेंज के साथ टाइम पीरियड में चेंज। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है मान लो, है ना, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट है तो टेम्परेचर चेंज के साथ उसका साइज में चेंज आएगा, घटेगा बढ़ेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम kmr² लिख सकते हैं। k इज अ कांस्टेंट, कोई भी एक नंबर हो सकता है, हाफ, 1.5, 2, 3, 4, जो भी हो। k इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, m इंटू r²। जरूरी नहीं है हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, ये रॉड भी हो सकता है। रॉड के केस में ये r उसका लेंथ हो गया, डिस्क वगैरह के केस में ये r उसका रेडियस हो गया। r जो भी है वो एक लीनियर डायमेंशन है उस ऑब्जेक्ट का। तो किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो सम कांस्टेंट इंटू मास इंटू किसी ना किसी लेंथ टाइप का चीज का स्क्वायर आएगा। रॉड है तो ये r लेंथ है, डिस्क है तो रेडियस है, स्फीयर है तो रेडियस है। तो kmr², तो डेल्टा आई अपॉन आई, k और m तो चेंज होना नहीं है, 2 टाइम्स डेल्टा r बाई आर। r क्या है, इसका लीनियर डायमेंशन है, सो डेल्टा r इज r अल्फा डेल्टा थीटा। यहां पर भी हम टेम्परेचर के लिए डेल्टा थीटा यूज कर ले रहे हैं। तो डेल्टा आई बाई आई इज 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन 200 कर दोगे तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम यहाँ पर भी है, ये फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। कोई बोलेगा परसेंटेज चेंज कितने का हुआ है, तो इन 200 कर दो, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तीसरा चीज है रीडिंग ऑफ स्केल, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गर्मी के टाइम पे तुमको कपड़ा खरीदने जाओगे मीटर स्केल से नाप के, तो ज़्यादा कपड़ा मिलेगा। कितना, 0.5 मिलीमीटर मैक्सिमम साइड में, वो भी तब जब मीटर स्केल बहुत गर्म हो। तो नेक्स्ट है रीडिंग ऑफ स्केल। स्केल से जो हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, किसी चीज का लेंथ नापा जा रहा है। अब यहां पर केसेस बनता है कि जिस चीज को हम लोग नाप रहे हैं उसका एक्सपेंशन हो सकता है कि नहीं। अगर वो वुड का बना है तो वुड में थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता है ना, उसको उसमें हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कंसिडर नहीं करते। जनरली ग्लासेस, मेटल्स, इनका बात होता है, या कोई भी लिक्विड है उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो एक केस हो सकता है कि स्केल का तो एक्सपेंशन हो रहा है, स्केल मेटालिक है, बट ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं वो एक्सपैंड नहीं हो सकता। दूसरा केस ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एक्सपैंड हो सकता है, स्केल एक्सपैंड नहीं हो सकता। तीसरा सिचुएशन ये है कि दोनों एक्सपैंड हो सकता है। तो हम लोग कुछ केसेस कंसिडर करते हैं। केस 1, ओनली ऑब्जेक्ट इज एक्सपैंडिंग। ऑब्जेक्ट मतलब जिसका लेंथ हमको मेजर करना है वो। ये अपना स्केल, इसको ऐसे बना देते हैं। स्केल समझ लो वुड का बना हुआ है, तो भाई इसमें एक्सपेंशन नहीं होगा। और ये अपना ऑब्जेक्ट है जिसको कि हमको मेजर करना है। इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा नॉट है।
तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोचो क्या होना चाहिए, रीडिंग बढ़ेगा कि घटेगा, सोच कर बताओ। अगर ये सिचुएशन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रीडिंग बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? रीडिंग बढ़ना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट फैलेगा, तो ये ऑब्जेक्ट फैलेगा तो स्केल ज़्यादा, रीडिंग ज़्यादा लेंथ दिखा रहा होगा इसका, स्केल तो फैलना नहीं है। तो पुराना रीडिंग अगर R था तो नया रीडिंग R डैश इज इक्वल्स टू R इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा टी। सीधा सीधा इसका जो लेंथ था, पहले जो भी लेंथ था उसको हम R बोल रहे हैं, तो अब नया R डैश। तो जितना ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ जाएगा ये नया रीडिंग हो जाएगा, तो रीडिंग इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर कम करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा। केस 2, ओनली स्केल इज एक्सपैंडिंग, सिर्फ स्केल एक्सपैंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट में एक्सपेंशन नहीं है। तो अब समझना क्या होगा। जरा सोच के बताओ तो कि अगर इस केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होना चाहिए, रीडिंग इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? रीडिंग डिक्रीज करेगा। समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। इस चीज का लेंथ जो हम दिखा रहे हैं ना, ये 1 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है? तो अभी ये रीडिंग कितना दिखा रहा होगा, 1 पॉइंट समथिंग, 1.2, 1.3 जो भी होगा। अब हम टेम्परेचर बढ़ाए और ये स्केल का अल्फा एस दिया हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाए तो स्केल फैला। स्केल फैला तो क्या हुआ कि ये ऐसे बढ़ गया, बढ़ा ना, तो समझो ऐसा हो गया कि ये 0 और 1 खिसक के यहाँ पे आ गया, 1 खिसक के यहाँ पे आ गया। मतलब पहले जो ऑब्जेक्ट का लेंथ 1 से बड़ा दिख रहा था, ऑब्जेक्ट उतना ही है, 1 का रीडिंग यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया। तो अब इस स्केल से कोई नापेगा तो वो बोलेगा इस ऑब्जेक्ट का तो लेंथ 1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर, जो भी ये लेंथ है। जो एक्सपैंड होने के बाद देखेगा वो तो बोलेगा कि यार इस ऑब्जेक्ट का लेंथ 1 है, बट एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट का लेंथ 1 से ज़्यादा था, अपना रीडिंग इधर खिसक गया। बात समझ में आया? तो ये डिस्टेंस पहले 1 था, अब ये डिस्टेंस कितना हो चुका होगा टेम्परेचर चेंज करने के बाद? 1 इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। 1 सेंटीमीटर का जो लेंथ था स्केल का, अब वो 1 सेंटीमीटर का लेंथ कितने लेंथ के बराबर होगा? 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी के बराबर। स्केल का एक्सपेंशन हो गया। तो अब समझना, जिस चीज का लेंथ 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी है, जिस चीज का लेंथ इतना होगा, स्केल बोलेगा कि ये तो 1 है, मेरे तो 1 पे आ रहा है, बट एक्चुअली में इस 1 का लेंथ ही बढ़ के इतना हो चुका है। तो जिसका लेंथ 1 है उसको ये कितना शो करेगा? जिसका लेंथ इतना है 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी, उसको ये 1 शो करेगा। जिसका लेंथ 1 है उसको ये कितना शो करेगा? 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। तो जिसका लेंथ r है उसको ये कितना शो करेगा? r अपॉन 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। ये नया रीडिंग होगा। सो r डैश इज r अपॉन 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। ये हो गया नया रीडिंग। अब हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़िया अरेंज करके लिख लेते हैं। रीडिंग कम हो चुका है, इसको ऐसे ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले गया तो ये 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी का पावर -1। और अगर ऐसा लिखा हो कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, x इज मच मच लेस देन 1, तो ये 1 प्लस एन एक्स के बराबर हो जाता है। तो बस ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और ये x जो है
ये 1 से बहुत छोटा है क्योंकि अल्फ़ा बहुत छोटा है। सो आर डैश इज, ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा एस। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आर अपॉन 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी, या ऊपर ले गए तो ये हो गया आर डैश इज आर इंटू 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रीडिंग कम आएगा। तो अगर स्केल खाली एक्सपैंड हो सकता है तो रीडिंग घट जाएगा, ऑब्जेक्ट एक्सपैंड कर सकता है तो रीडिंग बढ़ जाएगा, और अगर दोनों एक्सपैंड कर सकता है तो फिर डिपेंड करता है अल्फा के वैल्यू पर। तब जो फॉर्मूला अपने पास बनेगा, केस नंबर 3, बोथ आर एक्सपैंडिंग, तो फिर हम लोग रीडिंग लिखेंगे आर डैश इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी। ये एक जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया अगर ऑब्जेक्ट और स्केल दोनों एक्सपैंड कर रहा है। अगर स्केल एक्सपैंड नहीं हो रहा है तो अल्फा एस को 0 कर दो, केस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट एक्सपैंड नहीं हो रहा तो अल्फा नॉट को 0 कर दो, केस नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों एक्सपैंड हो रहा है तो 1 प्लस अल्फा नॉट माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी। इसको हम लोग याद रखेंगे और कभी भी स्केल के रीडिंग का बात आएगा तो हम लोग इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, जिसका नाम है थर्मल स्ट्रेस। इसमें इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसका भी कंसेप्ट अब यूज़ होगा। और जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ना कि रेल का पटरी डैमेज हो जाएगा, 2 पोल्स के बीच में जो वायर बंधा है वो टूट जाएगा, उन सब का कारण अब हम लोग को कैलकुलेशन के फॉर्म में दिखने लगेगा। हेडिंग डाल लेते हैं, थर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस ये वही वाला स्ट्रेस है जो हम लोग इलास्टिसिटी में पढ़े थे। थर्मल स्ट्रेस मतलब टेम्परेचर में चेंज की वजह से जनरेट होने वाला स्ट्रेस का बात यहां पर हो रहा है। कैसे समझते हैं, देखो हम लोग एक रॉड को 2 वॉल के बीच में एकदम रिजिडली फिक्स कर दिए, यहाँ से वेल्डिंग कर दी, यहाँ से वेल्डिंग कर दिए, रिजिडली कनेक्ट कर दिए। ऐसा एक और सिस्टम लिए।